वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए, प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, ठीक है। 27 को एग्जाम है, आर ओ एरो का री एग्जाम। करंट वाली जो सीरीज है हमने उसमें 1 to 30 तक जो है क्वेश्चन कवर कर लिए थे, ठीक है। पिछले दो टेस्ट में 1 से 15, फिर 15 से 30, अब 30 से हम इसमें कवर करेंगे 50 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे प्रश्न जूनियर उससे पहले के हैं तो एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के संदर्भ में सही कथन है। 3 कथन है, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? यह सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी किया है। इस सूचकांक के अनुसार आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश है। इस सूचकांक के अनुसार रूस सबसे अशांत देश है। पहला सही है, दूसरा वाला भी सही है और तीसरा वाला भी सही है। तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर, ठीक है। रूस की अशांति यूक्रेन कुछ के चलते। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी किया है वैश्विक शांति सूचकांक 2025। यह सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वर्ष 2007 से प्रकाशित किया जा रहा है। शामिल देशों की बात करें तो यह सूचकांक 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों को उनकी शांति स्तर के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है, जो विश्व की 99.7% आबादी को कवर करता है। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। देखिए, भारत की स्थिति की बात कर लेते हैं। भारत की स्थिति जो है वैश्विक शांति सूचकांक में रैंक है भारत की 115वीं, 163 देशों में 115वीं। और जो इसका स्कोर है वो है 2.229। सुधार की बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में 0.58% का सुधार हुआ है, लगभग आधे परसेंट का। 2025 के 5 सबसे अशांत देशों की बात करें तो 163 सबसे अशांत देश है रूस, ठीक है। इसका स्कोर आया है 3.441। उसके बाद है यूक्रेन 162वीं रैंक, ठीक है। उसके बाद 161 सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 160, यमन 105। इंपॉर्टेंट शुरू के दो ही हैं, मतलब लास्ट के दो थोड़ा और कर लो तो 3 याद रख लीजिए। रूस, यूक्रेन, सूडान। सबसे अशांत देश, सबसे अशांत है रूस। 2025 के 5 सबसे शांत देशों की बात करें, शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड, उसके बाद आयरलैंड, तीसरा न्यूजीलैंड, चौथा ऑस्ट्रिया, पांचवा है स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाइए। हाल ही में आईओसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं ये, और इनका नाम है किस्ट्री कोवेंट्री। 23 जून 2025 को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और जिम्बाब्वे की पूर्व तैराक किस्ट्री कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई। 41 वर्षीय हैं ये किस्ट्री कोवेंट्री। इन्होंने 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर जिम्बाब्वे की सबसे प्रसिद्ध एथलीट का दर्जा पाया है। क्वाड से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। क्वाड जो है रूस, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक कूटनीतिक साझेदारी है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक 1 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। एक क्वाड, क्वाड यानी 4, ठीक है। डुअल यानी 2, ऑक्टा यानी 8। तो क्वाड में भारत है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया है, रूस नहीं है क्वाड में, तो गलत हो गया पहला वाला स्टेटमेंट। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक 1 जुलाई 2025 को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में संपन्न हुई, ना कि भारत के नई दिल्ली में। दोनों के दोनों गलत हैं, डी है इसका आंसर। तो क्वाड में कौन कौन मेंबर? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक 1 जुलाई 2025 को वॉशिंगटन में हुई, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाइए। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? महाराष्ट्र से है, ठीक है। महाराष्ट्र से गोवा, महाराष्ट्र के नागपुर से गोवा तक है ये।
क्यों है चर्चा में? क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के बारे में, शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे 802 किलोमीटर लंबा है। इसे नागपुर और गोवा के बीच यात्रा के समय को 18 घंटे से घटाकर 8 करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 8 घंटे। यह एक्सप्रेसवे शक्ति पीठों के नाम से प्रसिद्ध प्रमुख तीर्थ स्थलों को जोड़ेगा। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह महाराष्ट्र और गोवा के 18 धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा। नंबर 35 है, हाल ही में विद्या शक्ति शिक्षण पहल का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? विद्या शक्ति शिक्षण पहल है ये आंध्र प्रदेश राज्य की। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित सुधारात्मक शिक्षण पहल विद्या शिक्षा का शुभारंभ किया। विद्या शिक्षा के बारे में विद्या शक्ति का शुभारंभ किया। विद्या शक्ति के बारे में, विद्या शक्ति एक ऑनलाइन सुधारात्मक शिक्षा कार्यक्रम है। यह गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में अकादमिक रूप से पिछड़े छात्रों को लक्षित करता है। यह सीखने के अंतराल को पाटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों और स्कूल के बाद सत्रों का उपयोग करता है। इस पहल को वर्तमान में पूरे आंध्र प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। दुनिया के ये प्रमुख मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, उनको उनके निर्माता देश के साथ सुमेलित करना है, यानी सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सिस्टम का नाम है एक साइड में, दूसरे साइड में कौन निर्माता है या उससे संबंधित देश। आयरन डोम, S-400 थार्ड और डेविड्स स्लिंग। S-400 रूस का है, ठीक है, रूस से इंडिया ने भी लिया है। थार्ड अमेरिका, आयरन डोम इजराइल है और डेविड्स स्लिंग इजराइल और अमेरिका का संयुक्त रूप से। तो ए का हो गया, इसका ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 1 हो गया। ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 1 हो गया और 4 का 4, डी का 4। ठीक है, S-400 जो है रूस का है, 400 किलोमीटर रेंज है इसकी। थार्ड अमेरिका का 200 किलोमीटर रेंज है। आयरन डोम इजराइल की कंपनी राफेल उसने बनाया है, 70 किलोमीटर की रेंज है। और डेविड्स स्लिंग इजराइल और अमेरिका का संयुक्त रूप से 300 किलोमीटर की रेंज है। ठीक है, निर्माता जो है वो नाम इसके आगे लिखा है। भारत के प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम और उनके निर्माता के साथ सुमेलित करना है। वो दुनिया के थे या इंडिया के? एयर डिफेंस सिस्टम या फिर भारत का दुनिया के जिन एयर डिफेंस में सहयोग है वो भी हो सकते हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम के सामने लिखा है DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल। बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम के सामने भारत इजराइल संयुक्त निर्माण लिखा है। स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल की कंपनी राफेल का, ठीक है, जो भारत में है, भारत ने लिया है। और दूसरा है क्विक रिएक्शन सैम, DRDO द्वारा विकसित, यानी QR सैम। आकाश मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से भारतीय है। DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। पहला वाला सही सुमेलित है, मतलब ए जो है वो 1 से मिलेगा। और बाराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम भारत इजराइल संयुक्त रूप से, ये भी ठीक है। स्पाइडर एयर डिफेंस इजराइल की कंपनी राफेल ने इसको बनाया है, ठीक है, भारत ने लिया है इजराइल से। और दूसरा है QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सैम, ये DRDO द्वारा विकसित है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये सारे के सारे जो है ऑलरेडी सुमेलित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, उपरोक्त सभी का मिलान सही है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाइए। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग।
ये मनाया जाता है जून में, 26 जून को। देखिए देखिए, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2025 के लिए इस दिवस की थीम भी है कुछ, क्या है? बाधाओं को तोड़ना, सभी के लिए रोकथाम, उपचार और पुनर्प्राप्ति। प्राक्कलन समितियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह राष्ट्रीय सम्मेलन विज्ञान भवन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस है, ये किस नहीं है? प्राक्कलन समितियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में नहीं बल्कि मुंबई में संपन्न हुआ है, महाराष्ट्र के मुंबई में, और विज्ञान नहीं, विधान भवन में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं बल्कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, उन्होंने इसको संबोधित किया। प्राक्कलन समितियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025, दोनों के दोनों गलत हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, संसद और राज्य या संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन महाराष्ट्र विधान भवन मुंबई में संपन्न हुआ। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी संसदीय समिति है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फेवरेट है, ठीक है, पॉलिटी का प्रश्न है। और 30 सदस्य होते हैं इसमें, 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। इस सम्मेलन की बात करें तो संसद की प्राक्कलन समिति की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23 जून 2025 को सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। 40वां प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में सही कथन है। ये इसकी है, फिर किसकी हो गया? उधर किस हो गया इसका। देखिए, इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन के रूप में हुई थी। इसकी किसकी? मौसम विज्ञान संगठन की। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन के रूप में हुई थी, पहला स्टेटमेंट। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा है, इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में मुख्यालय है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, सी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की शुरुआत 1873 में अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन के रूप में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1950 में IMO को पुनर्गठित कर विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की गई, ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन को पुनर्गठित कर विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की गई। वर्ष 1951 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी इसको घोषित किया गया। मुख्यालय है इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, न कि नीदरलैंड के हेग में। इसका नेतृत्व महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल द्वारा किया जाता है। और 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। 41वां प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार औसत तापमान विगत 30 वर्षों के औसत से कितने डिग्री सेल्सियस अधिक है? विगत 3 वर्षों में औसत से कितना अधिक है? 2.04 डिग्री सेल्सियस, 1.04 डिग्री सेल्सियस, 3.04 डिग्री सेल्सियस या 4.04 डिग्री सेल्सियस। इतना बढ़ गया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। 1.04 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इतना काफ़ी है अनियमितता फैलाने के लिए, ठीक है, ग्लेशियर को पिघलने के लिए, बरसात का पैटर्न खराब करने के लिए, ठीक है, जंगल में दावानल के लिए, बाढ़ आने के लिए, चक्रवात आने के लिए, सुनामी आने के लिए। देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 एशिया का सबसे गर्म या दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा।
इस दौरान औसत तापमान विगत 30 वर्षों के औसत से 1.04 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2024 में चरम मौसमी घटनाओं का भारत सहित पूरे क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह महाद्वीप वैश्विक औसत से लगभग 2 गुनी गति से गर्म रहा। रिपोर्ट के निष्कर्ष की बात करें तो तापमान में वृद्धि, स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है प्रश्न। 1991 से 2024 के बीच तापमान वृद्धि दर 1961 से 1990 की अवधि की तुलना में लगभग 2 गुनी रही। पश्चिमी चीन से जापान, इंडो चाइना प्रायद्वीप, मध्य पूर्व और मध्य उत्तरी साइबेरिया में औसत से अधिक तापमान दर्ज किया गया। वर्ष 2023 के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जापान में वर्ष 2024 को सबसे गर्म वर्ष अनुभव किया गया। मानवीय क्षति की बात करें तो भारत में हीट वेव्स, चक्रवातों और बिजली गिरने की घटनाओं से हजारों लोग मर गए। नंबर 42 है, वर्ष 2025 एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? 2025 पैरा बैडमिंटन थाईलैंड, ठीक है, कहाँ आयोजित की गई? थाईलैंड में। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि भारत शीर्ष पर है। भारत ने 17 से 22 जून 2025 तक थाईलैंड में आयोजित 2025 एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 27 पदक जीते। कितने? 27 पदक। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। यह 2016 में बीजिंग में जीते गए 13 पदकों के रिकॉर्ड से 2 गुने से अधिक है। 13 दूनी 26 + 1 1 अधिक है। तो थाईलैंड का नाम याद रखिएगा। पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, भारत ने कुल कितने पदक जीते? 27 पदक और शीर्ष पर है। भारत का तीसरा पूर्णतः कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन बना है? भारत का तीसरा पूर्णतः कार्यात्मक साक्षर राज्य बना है त्रिपुरा। पहला पूछ ले तो मिजोरम, दूसरा पूछ ले तो गोवा और तीसरा है त्रिपुरा। और पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो लद्दाख। यहाँ राज्य की बात हो रही है। तो त्रिपुरा बन गया भारत का तीसरा पूर्णतः कार्यात्मक साक्षर राज्य। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने अगरतला में आयोजित समारोह में घोषणा की कि त्रिपुरा जो है मिजोरम और गोवा के बाद भारत का तीसरा पूर्णतः कार्यात्मक साक्षर राज्य बन गया है। इससे पहले लद्दाख यह उपलब्धि प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था। अब बात आती है कार्यात्मक साक्षरता का उद्देश्य क्या है? पढ़ना, लिखना और गणना करना, सामाजिक आर्थिक कारणों को समझना, स्वयं की स्थिति में सुधार की क्षमता, रोजगार परक कौशल अर्जित करना, मूल संवैधानिक और सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करना। वर्तमान में कौन सी संपत्ति जो है वो वैश्विक भंडार में शीर्ष पर बनी हुई है? क्या लगता है? अमेरिकी डॉलर शीर्ष पर है। उसके बाद यूरो था, लेकिन यूरो को पछाड़कर सोना आ गया है दूसरे पर, और यूरो पहुंच गई है तीसरे पर। क्यों है चर्चा में? यूरोपीय सेंट्रल बैंक की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सोने ने अब वैश्विक आरक्षित संपत्तियों में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है, यूरो को पीछे छोड़ते हुए। इस बदलाव के पीछे भू राजनीतिक तनाव, वैश्विक महंगाई और अमेरिकी डॉलर की विश्वसनीयता को लेकर संदेह को प्रमुख कारण माना गया है। वैश्विक आरक्षित संपत्ति संरचना की बात करें, ठीक है, तो यह संपत्ति, यह 2024 में हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर 47% के साथ प्रथम स्थान पर, सोना जिसने पछाड़ दिया है यूरो को 19% के साथ दूसरे स्थान पर है, और यूरो पहुंच गया 16% के साथ तीसरे स्थान पर। ये तालिका याद रखिएगा। संविधान हत्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है 25 जून को। सी है इसका आंसर। देखिए, हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1975 में इमरजेंसी यानी आपातकाल के दौरान हुए संवैधानिक उल्लंघन और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की याद दिलाता है। 1975 की इसी तारीख को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा देश में 18 महीनों का आपातकाल घोषित किया गया था।
46वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑपरेशन वशायर अल फतह किस देश द्वारा शुरू किया गया? वशायर अल फतह, वशायर अल फतह, वशायर अल फतह सऊदी अरब का नहीं है, तुर्की का नहीं है, किसका है ये? वशायर अल फतह ये है ईरान का। क्यों है चर्चा में? क्योंकि हाल ही में ईरान ने ऑपरेशन वशायर अल फतह की शुरुआत की। यह ऑपरेशन अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में शुरू किया गया। ऑपरेशन वशायर अल फतह, वशायर अल फतह का अर्थ है विजय की घोषणा। इसे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा संचालित किया गया और ईरान ने कतर स्थित अल उदीद एयरबेस, जो कि एक अमेरिकी सैन्य अड्डा है, उस पर मिसाइल से हमला किया। यह बेस मध्य पूर्व में अमेरिका की प्रमुख रणनीतिक संपत्तियों में से एक है। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में सही कथन है, 3 कथन है यहाँ पर। यह 6-7 जून 2025 की मध्य रात्रि को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया गया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन के बारे में भारत सरकार की ओर से ब्रीफिंग का नेतृत्व किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पीओके में जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी हमलों को ठिकाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर 6 की रात में 12 बजे के बाद लग जाती है 7 तारीख, तो 6-7 जून नहीं बल्कि मई था यहाँ पे। 6-7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा पीओके पर किया गया था। ये पहला गलत है, केवल जून की वजह से मई होना चाहिए। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन के बारे में भारत सरकार की ओर से ब्रीफिंग का नेतृत्व किया, ठीक है। और तीसरा वाला भी सही है, तो जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजिए, केवल 2 और 3, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, भारत ने जो है अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी बुनियादी ढांचे स्थलों को निशाना बनाया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन के बारे में भारत सरकार की ओर से ब्रीफिंग का नेतृत्व किया, ठीक है। एक नेता ने विवादित टिप्पणी भी कर दी थी सोफिया कुरैशी से रिलेटेड, तो काफ़ी ट्रोल हुए वो नेताजी। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 6-7 मई 2025 की मध्य रात्रि को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया एक समन्वित सटीक हमला अभियान था। तो मई है न कि जून। इसे भारतीय क्षेत्र से सेना, नौसेना और वायुसेना के समन्वित प्रयासों के माध्यम से अंजाम दिया गया। लक्ष्य, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से सही सुमेलित है? यह है क्या क्या? यह है सैन्य ऑपरेशन और यह है संबंधित देश। ट्रू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन राइजिंग लायन, कौन सा सही सम्मिलित है इसमें? एक ऊपर था ईरान का बशायर। ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ, ये ठीक है। ट्रू प्रॉमिस 3, ट्रू प्रॉमिस 3 रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ नहीं था, ये था उल्टा, ईरान की ओर से इजराइल के खिलाफ, तो ये तो गलत है, सही सम्मिलित नहीं है। और मिडनाइट हैमर तो ऊपर हो ही गया है ना, ईरान की ओर से इजराइल के खिलाफ नहीं था ये। मिडनाइट हैमर अमेरिका ने किया था, तो केवल पहले ही यहाँ पर सही सम्मिलित है, बाकी कोई भी सही सम्मिलित नहीं है। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल का है। इजराइल की ओर से 13 जून को ईरान के खिलाफ हमला बोला गया था। इजराइल ने अपनी सैन्य कार्यवाही को ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया था। ट्रू प्रॉमिस 3 की बात करें तो ये ईरान का है। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 उन्नत एआई सहायता प्राप्त मिसाइल रणनीति का उपयोग करके इजरायली शहरों पर हमला करता है। और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की बात करें तो यूएसए का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अमेरिकी वायुसेना द्वारा ईरान की परमाणु सुविधा पर किया गया हवाई हमला
जो इस क्षेत्रीय युद्ध का मुख्य ट्रिगर बना। तो ये 3 हो गए, ऊपर 4 था। अल बशायर वो ईरान का, उसको भी याद रखिएगा। 49वां प्रश्न है, 4 बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं, मतलब 4 स्टेटमेंट हैं। 51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में सही कथन है। इसका आयोजन अल्बर्टा कनाडा में किया गया, ठीक है। कनानास्किस, ठीक है, कनानास्किस अल्बर्टा कनाडा में किया गया 51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन। वर्ष 2024 में यह सम्मेलन इटली में आयोजित किया गया। वर्ष 2026 में सम्मेलन फ्रांस में आयोजित किया जाएगा क्या? अब ये दो आप बताइए। जापान भी G7 का सदस्य देश है क्या? G7 में कितने कंट्री मेंबर हैं? 7 कंट्री मेंबर हैं। जापान है। 2026 में फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। तो चारों के चारों सही हो गए। तो 1 2 3 4 डी है इसका आंसर, ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में आयोजित, 24वां इटली में आयोजित, 26वां कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। और 7 मेंबर हैं इसमें, जापान भी मेंबर है। 51वें G7 शिखर सम्मेलन के बारे में आयोजन तिथि 15 से 17 जून 2025। कनानास्किस अल्बर्टा कनाडा, अध्यक्षता कनाडा के द्वारा की गई। 26 में अध्यक्षता फ्रांस करेगा, 24 में इटली ने की थी। कनाडा जो है इससे पहले 6 बार सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है। वर्ष 2024 में सम्मेलन इटली के अपुलिया में आयोजित किया गया था और वर्ष 2026 में फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। सदस्य देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। तो ये पूछ लेते हैं कौन कौन मेंबर है। ये सब पता होना चाहिए आपको। G7 में कौन मेंबर, सार्क में कौन मेंबर, आसियान में कौन मेंबर, नाटो में टोटल कितने मेंबर, बिम्स्टेक में कौन, ब्रिक्स में कौन, या कितने हो गए सब। 50वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय है जिद्दा, सऊदी अरब में। इस्लामिक सहयोग संगठन जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मुस्लिम बहुसंख्यक देशों का प्रतिनिधित्व करता है। यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय है जिद्दा, सऊदी अरब में, और स्थापना हुई थी इसकी 25 सितंबर 1969 को रबात, मोरक्को में। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो करंट अफेयर्स की कुल मिलाकर हम 50 प्रश्न कवर कर चुके हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले। इन 50 प्रश्नों में 150 प्रश्न कवर होते हैं कम से कम। प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। धन्यवाद।